नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड गैलेक्सी आई में। दोस्तों, रसिया को स्विफ्ट से उतार दिया गया है, मतलब रसिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है स्विफ्ट के ऊपर। तो इससे जो है वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब किसी देश के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। बस वही स्थिति आने वाली है रसिया के पास, क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग चुके थे। इसके बावजूद जो रसिया के पास बचा कुचा कुछ था, जो आखिरी, जो मैं बोलूँगा जो आखिरी तलवार था यूएसए और जो कंट्रीज़ के पास, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, वो था स्विफ्ट। और उससे भी नीचे उतार दिया गया है रसिया को। तो क्या होता है स्विफ्ट? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों, चलिए हम इसको आसान भाषा में समझाते हैं आपको। जिस प्रकार से आप कभी भी किसी बैंक में ट्रांजैक्शंस करते होंगे, मतलब अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप चाहते हैं कि उसको एचडीएफसी में आपका पैसा को ट्रांसफ़र करें, तो इसके लिए आपको एक ओटीपी आता है। तभी ओटीपी का यूज़ करने के बाद ही आप अपने जो पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक। जब इस उसी ही प्रकार से जब कोई भी देश में, मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ और मुझे अमेरिका में जो मेरे कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे मुझे उनको पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जो अमेरिका का सिटी बैंक है उसको मैं वहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर दूँगा और वहाँ से जो है वो पैसा निकाल लेंगे। तो इसमें होता ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को माना जाता है। मान लीजिए जिस प्रकार से मैंने जैसे कि एग्जाम्पल समझाया आपको कि मैंने एसबीआई से एचडीएफसी तक जो है ट्रांसफ़र पैसे कर दिए हैं, तो मान लेते हैं कि तुरंत उन्होंने पैसा वहाँ से एचडीएफसी के अकाउंट से पैसा भी निकाल लिया, तो इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा एक सेकंड में। तो होता ये है कि जो आरबीआई है वो कहता है एचडीएफसी से कि आप मान लेते हैं कि आपके पास पैसा नहीं आया है तो आप मेरे से पैसा ले लेना, क्योंकि इन बैंकों का बैंक आरबीआई को माना जाता है। तो सभी का जो लेखा जोखा है वो आरबीआई के पास रहता है, तो कोई भी इससे बच नहीं सकता कि ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब कोई भी देश, जितना भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो सब स्विफ्ट के माध्यम से ही हो पाता है। स्विफ्ट कोड 8 अंक या 11 अंकों का होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर स्विफ्ट कोड ही नहीं आएगा, जिस प्रकार से अगर ओटीपी नहीं आएगा तो हमारा जो बैंक में ट्रांजैक्शन है रुक जाएंगी, वो हो नहीं पाएंगी। उसी प्रकार से अगर स्विफ्ट कोड रिसीव नहीं होगा दूसरे बैंक में जहां आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी देश में, तो सीधा सा बात है कि आपका पैसा जो है ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपका जो सीधा इफेक्ट पड़ेगा वो आपका ट्रेड पर पड़ेगा। आप किसी भी देश के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कैश लेकर कहीं किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, और कैश लेके जाओगे तो आपको कस्टम वाले पकड़ लेंगे। तो सीधा सा बात ये है कि आपका जो है ट्रेड नहीं कर पाओगे आप किसी भी देश के साथ। इससे पहले क्या किसी को स्विफ्ट से नीचे उतारा गया था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। इससे पहले भी ईरान को स्विफ्ट से नीचे उतार दिया गया था, जिसके कारण ईरान पूरा खत्म हो गया उसका ट्रेड। ठीक है, उसको अपना जो करेंसी है रियाल से उतर करके उसको टोमान में बदलना पड़ा। तो ये होता है स्विफ्ट का ताकत, जो कि पूरे देश को बर्बाद करके रख देगी। तो इस प्रकार से जो कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि हम रसिया का शिकार करें, और इसी प्रकार से रसिया को रोका जा सकता है यूक्रेन के इन्वेजन से। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका हो कि क्या होता है स्विफ्ट, और स्विफ्ट बैन से क्या हो सकता है कंट्री की हालत। मैं बता रहा हूँ कि वो पूरा कंट्री बर्बाद हो जाता है। ठीक है, स्विफ्ट बैन से, क्योंकि वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, और अगर कोई कंट्री ट्रेड नहीं कर पाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी जो इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी घटनाएं हैं वो सब कोलैप्स कर जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको स्विफ्ट बैन समझ में आ चुका होगा और इस प्रकार से रसिया के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या होगा। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत है? तो मैं करूँगा बिल्कुल ये शुरुआत हो चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर रसिया के पास अगर कुछ बचेगा नहीं तो वो करेगा क्या? वो तो अब और भी ज़्यादा खुल के आगे आ जाएगा यूक्रेन के ऊपर हमला करने में। जबकि आपने अभी तक देखा होगा कि उसने कहा था कि मैं जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करूँगा, मुझे बस उसकी सरकार को हटा के उसको सरकार हटानी है। ठीक है, मतलब वो चाहता है कि जो अपने हिसाब से जो प्रो रसिया वाली सरकार है वही जाके यूक्रेन में सरकार बनाए, बस वो वही चाहता है। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि वो जो रिहायशी इलाके हैं, मतलब जहाँ पे लोग आम आदमी रहते हैं, वहाँ पर भी मिसाइल द्वारा अटैक किया जा रहा है। जो रसिया की आर्मी है वो कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ तक भी घुस चुकी है। बाकी वहाँ के जो स्ट्रेंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो काफ़ी स्ट्रांग है। वो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जबकि अमेरिका द्वारा उनको एक ऑफर दिया गया था कि हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे यूक्रेन से, आपको बचा लेंगे, क्योंकि आप जो है रसिया की पहली टारगेट हैं और दूसरी टारगेट है आपकी फैमिली। लेकिन उन्होंने, जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को छोड़ के नहीं जाऊँगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अभी रुकने नहीं वाला है। यूक्रेन टक्कर दे रहा है रसिया को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूक्रेन बच जाएगा, मतलब रसिया जीत जाएगा। रसिया एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी तो है ही, साथ ही उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।